समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत, जिसे हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, उनके सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। इसमें बचत और निवेश का संबंध ब्याज की दर से किया गया है। समाज में जो भी बचत की जाती है वह पूंजीगत माल के उद्योगों में निवेश कर दी जाती है। यह ब्याज का मौद्रिक सिद्धांत न होकर एक वास्तविक सिद्धांत कहलाया जाता है, क्योंकि निवेश की मांग के पीछे पूंजीगत माल की मांग व पूंजी की उत्पादकता होती है तथा बचत की पूर्ति के पीछे वास्तविक त्याग, किफ़ायत, समय अधिमान और प्रतीक्षा के तत्व पाए जाते हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज की विभिन्न दरें पाई जाती हैं, जिनमें कुछ नियंत्रित दरें होती हैं। ये देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा विशेष उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती हैं, लेकिन आमतौर पर ब्याज की दर पूंजी के भुगतान का प्रतिफल होती है। यह वार्षिक प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाती है। जैसे 15% वार्षिक ब्याज का अर्थ है कि 100 रुपये की राशि 1 वर्ष के लिए उपयोग करने पर 15 रुपये ब्याज दिए जाएंगे। अर्थशास्त्र में ब्याज बहुत विवादग्रस्त विषय रहा है। 1936 में J.M. कीन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के प्रकाशित होने के पूर्व अनेक अर्थशास्त्री ब्याज के क्लासिकल सिद्धांत, समय अधिमान सिद्धांत को ही अधिक महत्व देते थे। विक्सेल ही एक अपवाद थे जिन्होंने ब्याज के मौद्रिक सिद्धांत पर भी चर्चा की थी। ब्याज के आधुनिक सिद्धांत में व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों का समावेश होता है। तो अब हम अध्ययन करते हैं विशुद्ध ब्याज और सकल ब्याज किसे कहते हैं। जिस प्रकार लगान के संबंध में आर्थिक लगान और ठेका लगान में भेद किया जाता है, ठीक उसी प्रकार विशुद्ध ब्याज और सकल ब्याज में भी भेद किया जाता है। विशुद्ध ब्याज केवल पूंजी के उपयोग के लिए दिया जाता है। सकल ब्याज पर ऋणों की अवधि, जोखिम, ऋण की प्रकृति, प्रबंध व्यय, विभिन्न किस्म की प्रतिभूतियाँ, कर संबंधी लक्षण, अनेक कानूनी, प्रशासनिक एवं कार्यात्मक पद्धतियों के अंतर आदि का प्रभाव पड़ता है। इन तत्वों में से प्रायः जोखिम, प्रबंध व अवधि का प्रभाव ब्याज की बाजार दर पर विशेष रूप से देखा जाता है। भारतीय गांवों में महाजन कृषक से जो ब्याज लेते हैं उनमें जोखिम व प्रबंध आदि का प्रतिफल भी शामिल होता है। जोखिम 2 प्रकार की होती हैं, व्यावसायिक जोखिम और व्यक्तिगत जोखिम। कृषि में व्यावसायिक जोखिम अधिक होती है, क्योंकि इस पर प्रकृति की दशाओं का प्रभाव विशेष रूप से पड़ता है। व्यक्तिगत जोखिम के अंतर्गत व्यक्ति के स्वभाव, आदत, आर्थिक दशा आदि का प्रभाव पड़ता है। जिस व्यक्ति की नीयत अच्छी नहीं होती, रुपया चुकाने में आनाकानी करता है, उससे रुपया उधार देने में अपेक्षाकृत अधिक जोखिम होती है। अर्थात जोखिम अधिक होने पर ब्याज की दर अधिक होती है। कृषि के लिए ब्याज की दर ऊंची होने का कारण यह है कि उसमें जोखिम अधिक होती है। अब ब्याज की इसी में अगर हम देखें तो इसके अतिरिक्त रुपया उधार देने वाले को ऋण के प्रबंध व्यय का भार भी स्वयं उठाना पड़ता है, हिसाब किताब भी खुद रखना पड़ता है। आवश्यक रूप से समय पर उधार लेने वाले से वसूल करने की व्यवस्था करता है, उन्हें याद दिलाता है। इन सब कारणों से ब्याज की दर बढ़ जाती है। ऋणदाता को ऋण देने में कई प्रकार की असुविधाएं भी होती है, क्योंकि वह कुछ समय तक अपनी खुद की मुद्रा के उपयोग से वंचित हो जाता है। अतः दीर्घकालीन ऋणों पर असुविधा अधिक होने के कारण ब्याज की दर अपेक्षाकृत अल्पकाल की तुलना में ऊंची होती है। इनमें जोखिम का अंश, यानी दीर्घकाल के ऋण में जोखिम का अंश भी होता है। अल्पकाल के ऋणों में जोखिम और असुविधा कम होने पर ब्याज की दर कम होती है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि ब्याज की विशुद्ध दर वह होती है जिसमें जोखिम, प्रबंध आदि तत्व नहीं पाए जाते हैं। प्रायः प्रथम श्रेणी की सरकारी प्रतिभूतियों पर जो ब्याज दिया जाता है वह विशुद्ध ब्याज की दर कहला सकता है। अर्थशास्त्र में ब्याज के जितने भी सिद्धांत पाए जाते हैं उनका संबंध विशुद्ध ब्याज से होता है। ब्याज के विभिन्न सिद्धांतों में इसी विशुद्ध ब्याज के कारणों की जांच करने और इसकी दर का निर्धारण कैसे किया जाए, इसी पर चर्चा की जाती है।
ब्याज की मौद्रिक दर और वास्तविक दर में भी अंतर होता है। ब्याज की दर के संबंध में मौद्रिक दर और वास्तविक दर के अंतर करने का भी काफ़ी महत्व होता है। मौद्रिक दर के 10% रहने का मतलब है उधार लेने वाला वर्ष के अंत में 100 रुपये मूलधन के साथ 10 रुपये ब्याज देगा, जिससे उधार लेने वाले को 110 रुपये प्राप्त होंगे। लेकिन यह भी संभव हो जाता है कि मुद्रास्फीति या महंगाई के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाए। माना इन्फ्लेशन रेट 10% है तो ब्याज की वास्तविक दर 10 - 10 शून्य होगी, अर्थात उधार लेने वाले को जो वस्तुएं शुरू में जब उसने उधार दिया था 100 रुपये में मिलती थी, वर्ष के अंत में 110 रुपये में उतनी वस्तुएं मिलेंगी। क्योंकि महंगाई 10% बढ़ गई तो इससे उसे किसी भी प्रकार से उधार देने पर फ़ायदा नहीं होगा। मुद्रास्फीति की दर के ब्याज की मौद्रिक दर से अधिक होने पर ब्याज की वास्तविक या असली दर ऋणात्मक भी हो सकती है, जिससे ऋणदाता घाटे में रह सकता है। तो जिस प्रकार श्रमिक की रुचि रियल वेजेस में होती है, इसी प्रकार ऋणदाता की रुचि रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट में होती है। सरकार को मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करके ब्याज की वास्तविक दर को गिरने से रोकना चाहिए, तभी ऋणदाताओं को रुपया उधार देने का आकर्षण बना रहेगा। अगर मुद्रास्फीति की दर 12% है और मौद्रिक दर 10% है तो यह कहा जाएगा कि ब्याज की वास्तविक दर 2% रही और इसमें ऋणदाताओं को इसमें -2% है, जिससे ऋणदाताओं को हानि हुई और जिन्होंने ऋण लिया था उन्हें लाभ हुआ। ब्याज का क्लासिकल सिद्धांत। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार ऋणदाता इसलिए ब्याज लेता है क्योंकि उसे उधार देने में त्याग करना पड़ता है। एन सीनियर ने त्याग शब्द का उपयोग किया था। जो व्यक्ति उधार देता है उसे अपने वर्तमान उपभोग का त्याग करना पड़ता है, अतः उसे इस त्याग के बदले में कुछ न कुछ प्रतिफल आवश्यक रूप से देना पड़ता है। बाद में मार्शल ने इसके स्थान पर प्रतीक्षा शब्द का उपयोग किया, क्योंकि धनी लोगों को अपने मुद्रा उधार देने में कोई विशेष त्याग नहीं करना पड़ता, लेकिन अपना रुपया वापस लौटने की प्रतीक्षा आवश्यक रूप से करनी पड़ती है। अब ब्याज का समय अधिमान सिद्धांत। ब्याज के प्रारंभिक सिद्धांतों में समय अधिमान सिद्धांत काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। इस सिद्धांत का विकास ऑस्ट्रिया के अर्थशास्त्री बोहम बॉवक ने किया था। इरविंग फिशर ने भी इसी सिद्धांत का समर्थन किया था। समय अधिमान सिद्धांत को नव क्लासिकल सिद्धांतों की श्रेणी में रखा गया है। ब्याज के शुरू के सिद्धांतों में इसको सर्वोच्च स्थान दिया गया, इसलिए क्लासिकल सिद्धांत के अंतर्गत ही हम इसकी चर्चा करेंगे। और यह ब्याज के उन सिद्धांतों की श्रेणी में आता है जिनमें गैर मौद्रिक तत्वों अथवा वास्तविक तत्वों पर अधिक जोर दिया गया है। ब्याज के समय अधिमान सिद्धांत के अनुसार ब्याज इसलिए दिया जाता है क्योंकि पूंजी की विशुद्ध सीमांत उत्पादकता होती है, और ब्याज इसलिए देना होता है कि लोग भविष्य में उपभोग करने के बजाय वर्तमान में उपभोग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग वर्तमान उपभोग को कम करके निवेश के लिए अपनी बचतें तभी उपलब्ध कराते हैं जब उन्हें ब्याज के भुगतान के रूप में कोई धनराशि का प्रलोभन हो या प्रीमियम दिया जाए। और बॉवक ने ब्याज के 3 मुख्य कारण बताए। पहला, उपभोक्ता को यह आशा होती है कि उसके लिए भावी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम हो जाएगी क्योंकि भविष्य में उसकी आमदनी अधिक हो जाएगी। दूसरा, जीवन की अनिश्चितता व अन्य अविवेकपूर्ण कार्यों से भी वह भावी वस्तुओं के स्थान पर वर्तमान उपभोग को ज़्यादा पसंद करता है। और तीसरा, उत्पादन की घुमावदार प्रक्रिया तकनीकी दृष्टि से अधिक उत्तम मानी जाती है। पूंजी की सहायता से उत्पादन अधिक होता है, लेकिन इसके लिए पहले पूंजी का निर्माण किया जाता है और उस क्रिया में उपभोग कम करना पड़ता है ताकि आवश्यक बचत की जा सके। समय अधिमान सिद्धांत के अनुसार पूंजी उत्पादन का एक पृथक साधन मानी जाती है। यदि इसकी विशुद्ध सीमांत उत्पादकता पॉजिटिव होती है तो इसकी सेवाओं का भुगतान किया जा सकता है और श्रमिक पूंजी का उपयोग करके अधिक उत्पादन कर सकते हैं। पूंजी की विशुद्ध सीमांत उत्पादकता में से ब्याज दिया जा सकता है, लेकिन विशुद्ध सीमांत उत्पादकता इस बात को नहीं समझती कि ब्याज क्यों दिया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज देना इसलिए आवश्यक होता है कि लोग इसके बिना वर्तमान उपभोग को कम करने के लिए तैयार नहीं होते। दूसरे शब्दों में, इस सिद्धांत में बचत की मात्रा ब्याज की दर पर निर्भर करती है। ब्याज के बढ़ने पर बचत की मात्रा बढ़ेगी और ब्याज के घटने पर बचत की मात्रा घटेगी। अतः बचत के पूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक हो जाएगा, अर्थात ऊपर जाएगा। और विभिन्न लेखकों में इसके लोच के संबंध में
आवश्यक रूप से कुछ ना कुछ मतभेद रहा है। और हमने एसएस जो हम लेते हैं उसको बचत के लिए उपयोग किया है। पूंजी का मांग वक्र दाहिनी ओर झुकता हुआ होता है क्योंकि ये पूंजी के विशुद्ध सीमांत उत्पादकता से निर्धारित होता है। पूंजी के संबंध में उत्पत्ति हास नियम लागू होने के कारण ऐसा होना स्वाभाविक है। जो जो अन्य साधनों के स्थिर रहने पर पूंजी की मात्रा बढ़ाई जाती है तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता घटती जाती है। पूंजी की मांग को निवेश मांग भी कहा जाता है और हम निवेश मांग को आई के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। और ये जो आपके सम्मुख चित्र है इसमें हमने नीचे की हॉरिजॉन्टल बेसिस पर S&I सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट लिया है और वर्टिकल अक्ष पर हमने ब्याज की दर या आर ली है। और इस प्रकार हमने I और S में परिवर्तन होने पर किस प्रकार से ब्याज की दर में परिवर्तन होता है, I स्थिर रह जाए, S में परिवर्तन हो जाए या दोनों में परिवर्तन हो जाए, तो अलग अलग हमने संतुलन बिंदु लिए हैं जैसे E2, E1। तो इन संतुलन बिंदुओं पर हमने ब्याज की दर का निर्धारण बताया है। अब प्रतिष्ठित सिद्धांत की अगर हम आलोचना देखें तो बचत और ब्याज की दर में देखा जाए तो कमज़ोर संबंध होता है, जबकि इस सिद्धांत में इनमें बहुत गहरा संबंध माना गया है। बचत पर आमदनी का विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। बचत पर बच्चों की शिक्षा, शादी, बुढ़ापे के लिए की गई व्यवस्था आदि तत्वों का प्रभाव पड़ता है। कीन्स ने बचत और निवेश की समानता ब्याज की दर से स्थापित न करके आमदनी में परिवर्तन के माध्यम से स्थापित की है। दूसरा, इस सिद्धांत में निवेश का प्रभाव आमदनी पर नहीं देखा गया है, जबकि निवेश का भी प्रभाव आमदनी पर पड़ता है जिसे इस सिद्धांत में नहीं देखा गया है। तीसरा है मुद्रा की सट्टे मांग का प्रभाव भी इसमें नहीं देखा गया है। मुद्रा के सट्टे मांग व मुद्रा की पूर्ति का प्रभाव ब्याज की दर व आमदनी के स्तर पर इसमें नहीं देखा गया है। कीन्स ने अपने ब्याज के मौद्रिक सिद्धांत में ऐसा किया है। हम ये कह सकते हैं कि ब्याज का समयाधिमान सिद्धांत क्लासिकल सिद्धांत में ब्याज को एक मौद्रिक तत्व नहीं माना गया है और कीन्स के ब्याज के सिद्धांत में जब हम पढ़ेंगे तो यह आपको ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साधनों को के पूर्ण रोजगार की स्थिति को इसमें स्वीकार किया गया है, जबकि कीन्स ने भी ये बताया है कि साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति एक अस्वाभाविक स्थिति है, जबकि क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने साधनों के पूर्ण रोजगार को एक स्वाभाविक स्थिति माना था। नेक्स्ट है ब्याज की दर अनिर्णित और अनिर्धारित होती है। वैसे अगर देखा जाए तो यह दोष हिक्स और हैंसन विश्लेषण को छोड़कर अन्य ब्याज के सिद्धांतों में भी पाया जाता है, लेकिन कीन्स ने यह स्पष्ट किया था कि ब्याज के क्लासिकल सिद्धांत में ब्याज की दर अनिर्धारित बनी रहती है। इसमें घुमावदार तर्क, सर्कुलर रीजनिंग संबंधी दोष पाया जाता है। हम आय के स्तर को जाने बिना बचत को नहीं जान सकते और बचत के बारे में न जानने से ब्याज की दर को नहीं जान सकते। इस प्रकार हम आय के स्तर को जाने बिना ब्याज की दर को नहीं जान सकते। इसके विपरीत हम यह भी कह सकते हैं कि ब्याज की दर को जानने बिना भी हम आय के स्तर को नहीं जान सकते, क्योंकि ब्याज की दर के परिवर्तन निवेश के माध्यम से आय को प्रभावित करता है। हैंसन के अनुसार बचत अनुसूची वास्तविक आमदनी के स्तर के साथ परिवर्तित होती रहती है। आमदनी के बढ़ने पर यह दाहिनी तरफ खिसक जाता है। अतः हम पहले से आमदनी के स्तर को जाने बिना ब्याज की दर को नहीं जान सकते, क्योंकि ब्याज की नीची दर पर निवेश की मात्रा अधिक होती है और गुणक के माध्यम से वास्तविक आमदनी का स्तर ऊंचा होता है। अतः क्लासिकल सिद्धांत ब्याज की दर के निर्धारण की समस्याओं का कोई वास्तविक हल प्रस्तुत नहीं करता। इसके अलावा और भी कुछ हैं इसकी आलोचनाएं, जैसे इसमें बचत और वक्र और निवेश वक्र को एक दूसरे से स्वतंत्र माना गया है, जो ठीक नहीं है। इस सिद्धांत में मुद्रा को केवल विनिमय का माध्यम माना गया, जबकि आगे चलकर कीन्स ने बताया कि सट्टे का और मूल्य संग्रह का भी सट्टे के उद्देश्य के लिए और संग्रह के उद्देश्य के लिए भी मुद्रा की मांग की जाती है, सौदा उद्देश्य के लिए ही नहीं। और एक ये भी आलोचना कर सकते हैं कि इसमें पूंजी की मांग और पूर्ति का बहुत संकीर्ण अर्थ लगाया गया है, जबकि ऐसा नहीं होता। व्यवहार में पूंजी की पूर्ति बचत के अलावा सृजित मुद्रा और अपसंचय से भी प्रभावित होती है। और
इन तत्वों को ब्याज के उधार देय कोष सिद्धांत में विस्तृत रूप से शामिल किया गया है। एक आलोचना एडवर्ड शेपिरो का ये कहना है कि क्लासिकल मॉडर्न में विवेचन को जरूरत से ज़्यादा सरल बना दिया गया है। यह समग्र मांग को उपभोग वस्तुओं की मांग तथा पूंजीगत वस्तुओं की मांग में विभक्त करने में विफल रहा है। इसका अर्थ यह है कि यह बचत और निवेश की प्रक्रियाओं को ठीक से नहीं पहचानता। थैंक यू वेरी मच।